जर्मनी का शासक हिटलर जो है वो इटली के शासक को कहता है, मुसोलिनी को, कि भाई साहब अब बदला ले लेते हैं। हिटलर जब आता है उसने सबसे पहला काम किया, 60 लाख यहूदी लोगों को लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया मेरे साथियों। सभी बच्चों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो शानदार चल रही होगी। अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपन ने 3 टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लिया है कक्षा 10वीं का। तो कुछ टॉपिक जो है वो अपन अब एक दो कक्षाओं के और भी देखते हैं साथ में, और उनको साथ में लेके चलते हैं। कक्षा 12वीं जो है उसमें जो आर्ट वर्ग जो बनता है, जो कला वर्ग है, उसमें अपन राजनीति विज्ञान की जो 2 किताबें हैं, समकालीन विश्व की राजनीति और स्वतंत्र भारत की राजनीति, उन 2 किताबों के बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका ध्यान केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। आपकी ये जो अभी उम्र जो है वो केवल और केवल पढ़ने की है, इसमें आप पढ़ने पर ही ध्यान रखें। ये राजनीति विज्ञान जो किताब है इसमें 2 है। एक है समकालीन विश्व में राजनीति, समकालीन विश्व में राजनीति। अभी अपन इसी किताब के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक जो दूसरी किताब है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। यहां पे देखना, हम आजाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो जाते हैं, उसके बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को हम इस किताब में पढ़ने का क्या करते हैं मेरे दोस्तों, काम करते हैं। एक ये जो किताब है, इस किताब के अंदर मुख्य रूप से समकालीन विश्व के अंदर जो घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब भारत आजाद होता है, आजादी के बाद विश्व के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी और उन घटनाओं का भारत पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। वो इस किताब के अंदर करते हैं। समकालीन विश्व की जो राजनीति है उसका जो पहला चैप्टर पहले था वो शीत युद्ध का दौर था। लेकिन आप की उम्र को देखते हुए, समय की नजाकत को समझते हुए ये निर्णय लिया गया कि भाई सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए बच्चों को ज्यादा प्रेशर में न रख के एक चैप्टर हटा दिया जाता है। और एक ही नहीं, कुछ चैप्टर जो है वो क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। तो हमें जो हटा दिए गए उन चैप्टरों को क्या करना है, नहीं पढ़ना है, लेकिन उनकी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। वो आपके सिलेबस से ही हटाया है, ऐसा नहीं है कि इतिहास से उनको गायब कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको केवल और केवल क्या किया गया, सिलेबस से हटाया गया है। समकालीन विश्व की राजनीति के अंदर आपका जो चैप्टर बनता है वो चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये दो ध्रुव क्या चीज है, इस ध्रुव का मतलब क्या यहाँ पे बताया गया है। तो आपको बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 1945 के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो 2 गुट बन जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहर हुआ करते थे, एक का नाम है हिरोशिमा और एक का नाम है नागासाकी। इनके ऊपर जब परमाणु बम डाला, अभी आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान ये रखना है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो किस प्रकार से चलता है, उसके अंदर कौन से देश जीतते हैं, अगर आपकी रुचि है
मेरा क्या है कि मतलब जब मैं पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा इतिहास को ध्यान में रखता हूं और इसके साथ साथ में घटनाओं को जोड़ने का काम करता हूं कि कौन सी घटना किस टाइम पे हुई, तब जाके हमें क्या मिलता है, एक अच्छी तरह से समझ मिलती है, एक अच्छी तरह से हमारी क्लास जो है वो बन पाती है। ऐसा सीधा ही टॉपिक के ऊपर आके उसके ऊपर चर्चा करना, मेरे हिसाब से आप उसको समझ नहीं पाओगे और आप उसको क्या कर लोगे, रट लोगे। इसलिए आप सभी बच्चों से मैं एक उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को कंटिन्यू देखें, भले ही 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अपन एक छोटी सी चीज यहाँ पे देखते हैं मेरे साथियों, और वो चीज कौन सी है, इस चीज को आप समझिए। बात करते हैं अपन पहले विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है, इस विश्व युद्ध को आपको क्या करना है, आसानी से समझना है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 1914 से शुरू होता है और 1918 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। प्यारे बच्चों, एक यहां पे गुट बना हुआ था जिसमें एक देश है जर्मनी, एक देश है तुर्की और एक देश है ऑस्ट्रिया। एक ये गुट बना हुआ है, समझ में आ गया। एक इस साइड गुट बना हुआ है जिसमें मुख्य रूप से है ब्रिटेन, एक देश है फ्रांस, एक देश है इसके अंदर रूस, एक देश है इसमें इटली और एक देश है इसमें रोमानिया। ये एक साइड में 5 देश हैं। एक साइड में कितने देश हैं, 5, और एक साइड में है 3 देश, जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली। ये ध्यान रखना कि ये जो इटली है शुरुआत में आना नहीं चाहता था लड़ाई करने के लिए, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो भी इसको क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, और इसको क्या कहते हैं कि जब इस विश्व युद्ध की जीत होगी तो जितना भी हिस्सा मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। ये बात कौन कह रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग, या फिर ब्रिटेन और फ्रांस की जो सरकार है या फिर यहाँ के जो शासक हैं वो क्या कर रहे हैं, ये बात को कह रहे हैं। शुरुआत में जब जर्मनी इस युद्ध के अंदर, और अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जितनी भी ये महाशक्तियां हैं, उन महाशक्तियों को एक बात लग रही थी कि इस युद्ध को हम क्या कर लेंगे, बहुत जल्दी जीत लेंगे। सभी को ऐसा लग रहा था, और ये लग रहा था कि इस युद्ध का परिणाम जो है वो बहुत जल्दी आएगा। लेकिन युद्ध जो है मेरे दोस्तों क्या हो गया, लंबा खिंच गया। जब लंबा खिंच गया तो प्रत्येक देश जो है वो क्या हो रहा था, इससे परेशान हो रहा था। उसकी जितनी भी आवाम थी, जितनी भी जनता थी, वो भी क्या हो रही थी, परेशान हो रही थी। भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी, खाद्यान्न संकट है कि नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि सभी देश की जनता जो है, इनमें जितने भी शामिल है, उनको अनेक कठिनाइयों का क्या करना पड़ रहा था, सामना करना पड़ रहा था। अब हमें क्या देखना, आगे देखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी जो है वो 1917 में फ्रांस के ऊपर, और एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम, इनके ऊपर कब्जा करने में क्या हो जाता है भाई, सफल हो जाता है। इस बात का पता चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, उसकी एंट्री यहाँ पे 1917 में होती है। इस बात का ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन 1917 के अंदर फ्रांस और बेल्जियम में मुख्य रूप से जब जर्मनी को क्या कर लिया जाता है, जर्मनी ने इन क्षेत्रों को जब जीत लिया, जब इनको अपने कब्जे में कर लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 1917 के अंदर इंटरफेयर करता है और जर्मनी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है मेरे दोस्तों। अब 1918 के अंदर जो विश्व युद्ध है उसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। विश्व युद्ध के दौरान अनेक सैनिक मरे, आर्थिक रूप से यूरोप जो है वो एकदम से कमजोर महाद्वीप बन चुका था,
सभी देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था एकदम से कमजोर हो चुकी थी। राजनीतिक अस्थिरता, यानी राजा महाराजा जो थे वो अपनी शासन व्यवस्था को छोड़ चुके थे। जर्मनी का जो सम्राट है उसने तो पद से त्यागपत्र तक दे दिया था, यानी राजनीतिक अस्थिरता भी वहां पे बनी हुई थी। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी है कि नहीं है, इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं यूरोप के सामने पैर पसार चुकी थी। अब हमें आगे देखना है कि इसमें जर्मनी जो है वो किस प्रकार से अपमानित होता है और जर्मनी को किस प्रकार से जुर्माना चुकाना पड़ता है। तो फ्रांस के अंदर एक जगह है और उस जगह का नाम है वर्साई का महल। ये जो वर्साई का महल है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्साई की संधि की जाती है और इस संधि के अंदर जो देश हार गए थे उन देशों को भी बुलाया और इसके साथ साथ में जो देश जीत गए थे उन देशों को भी क्या किया गया, बुलाया गया। अब वर्साई के महल में क्या होता है मेरे साथियों, वर्साई के महल में जर्मनी जो है, इस जर्मनी को यह कहा गया कि भाई आप 6 अरब पौंड, ये ध्यान रखना, ये जो पौंड है वो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। किसकी मुद्रा का नाम है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। अब आगे देखते हैं अपन। 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया इन मित्र राष्ट्रों के द्वारा और ये जुर्माना चुकाएगा कौन? जर्मन, यानी जर्मनी चुकाएगा मेरे साथियों। इतना ही नहीं, जर्मनी का 10% जो आबादी वाला इलाका था वो भी ले लिया गया मेरे साथियों। जर्मनी का 13% क्षेत्र ले लिया गया जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। जर्मनी का 75% क्षेत्र ले लिया गया जिसमें सबसे ज्यादा लोहा था। जर्मनी का 26% ये कोयला वाला इलाका ले लिया जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इतना ही नहीं, जर्मनी के अंदर एक प्रमुख रूप से स्थान था जिसका नाम था राइनलैंड। इस राइनलैंड को भी क्या कर लिया गया भाई, कब्जे में कर लिया गया, जो जर्मनी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था। इसका मतलब यहां पर जर्मनी के खनिज संसाधन थे, ये भी इन देशों के कब्जे में आ चुका था। जर्मनी का अपमान हुआ, जर्मनी के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे वो उनको लौटाने पड़े जर्मनी के लोगों को, और इसके साथ साथ में जर्मनी जो है वो अंतरराष्ट्रीय जगत में एकदम से अलग थलग पड़ चुका था। अब यहां पे क्या होता है कि जर्मनी के अंदर जब इस प्रकार की व्यवस्था थी, 1917 के अंदर जर्मनी के सम्राट ने जब त्यागपत्र दे दिया तो इस वर्साई की संधि पे साइन किसने किया था? तो वर्साई की संधि पे साइन किया था वाइमर गणराज्य ने। ये यहां पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई थी जो नवजात लोकतंत्र था, यानी अभी नया नया लोकतंत्र बना है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संसदीय जो जनप्रतिनिधि थे, जो चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि थे, उन जनप्रतिनिधियों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। इतना ही नहीं, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी ने ये जो युद्ध लड़ा, ये युद्ध मेरे साथियों कर्ज लेके लड़ा था, तो इसका ब्याज भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, जर्मनी के अंदर लगातार राजनीतिक अस्थिरता क्या होती जा रही थी, बनती जा रही थी। अब मेरे साथियों यहां पे क्या होता है कि वाइमर गणराज्य जो है वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो जब वाइमर गणराज्य जनता की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, उनके हितों का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो यहां पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का उदय होता है और उस व्यक्ति का नाम है हिटलर।
आपको मैं ये इसलिए चीजें बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत होता है, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इस बात का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हिटलर जो है उसका जन्म 1889 में होता है। 1889 के अंदर हिटलर का जन्म होता है ऑस्ट्रिया के अंदर। कहां पे हो रहा है भाई? ऑस्ट्रिया के अंदर इसका जन्म हो रहा है 1889 में। हिटलर जो है वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार में। इसने गरीबी को एकदम से नजदीक से देखा था, किसने? हिटलर ने। इसके पास में पहनने के लिए सही तरीके के कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, पैरों में पहनने के लिए चप्पल और जूते नहीं हुआ करते थे, और इतना ही नहीं, खाने के लिए अनाज तक नहीं हुआ करता था। हिटलर जो है अपनी गरीबी को देख चुका था और इसने निर्णय लिया कि भाई अभी 1914 से लेके 1918 के बीच में युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर हम क्या हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, और भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, यानी सेना में चले जाएंगे। हिटलर को क्या कर लिया जाता है, ये जर्मनी की सेना में भर्ती कर लिया जाता है। और जैसे ही जर्मनी की सेना में हिटलर को भर्ती किया जाता है, तो मेरे साथियों आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, इसने अनेक मोर्चों के ऊपर क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि ये लड़ाई लड़ने में सक्षम था। जब 1917 के अंदर जर्मनी ने घुटने टेके मित्र राष्ट्रों के सामने, तो मेरे साथियों जर्मनी के शासक नहीं, सैनिक, इसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, और ये दुख को क्या कर पाता है, सहन नहीं कर पाता, पराजय को ये सहन नहीं कर पाया। और इतना ही नहीं, इसको सबसे बड़ा धक्का मान लो या फिर सबसे बड़ा इसको आश्चर्य तो तब हुआ जब वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ में अपमान किया गया। वर्साई संधि के दौरान जर्मनी से जबरदस्ती हर्जाना वसूल करने के जो प्रावधान लागू किए गए, ये इसको अंदर ही अंदर एकदम से क्रोधित करने में क्या करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। जर्मनी का शासक हिटलर जब बाद में बनता है, उससे पहले वो एक सैनिक था, और उसको लगातार लग रहा था कि भाई हमारे देश के साथ बहुत बड़ा क्या हुआ है, अपमान हुआ है। वो जब जर्मन के अंदर आता है, वापस जर्मनी के अंदर आता है, तो उसने क्या किया मेरे साथियों, एक जर्मनी के अंदर छोटी सी पार्टी थी, उस पार्टी का वो क्या बन गया, सदस्य बन गया। देखते ही देखते इस पूरी पार्टी के ऊपर जर्मनी के सैनिक हिटलर का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया अपना, क्योंकि वो बहुत दबंग व्यक्ति था। उसने एक ही कसम खा रखी थी कि जर्मनी का जो अपमान हुआ है, इस अपमान का मैं क्या लूंगा, बदला लूंगा। ये उसके जहन में था। वो एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था हिटलर। अब मेरे साथियों, जब नियंत्रण उसका धीरे धीरे हो गया, तो जर्मनी के अंदर जब चुनाव हुए, उन चुनावों में उसको क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। लगभग 2% भी वोट उसको नहीं मिले। यहीं से मेरे साथियों क्या होता है, आर्थिक मंदी का साल शुरू हो जाता है। अब ये आर्थिक मंदी का साल क्या था, इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है। पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आ चुकी थी, जिसको वैश्विक आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है। इस आर्थिक मंदी के अंदर अमेरिका के जो शेयर बाजार थे, वो एकदम से क्या हो चुके थे, गिर चुके थे। इसके साथ साथ में यहां पे प्रत्येक देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी। साथ साथ में महंगाई जो है वो बढ़ रही थी। साथ साथ में अकाल लगातार पड़ रहा था। और इतना ही नहीं, लोगों के पास में खाने के लिए सामान भी नहीं था। यानी पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। और ये जो टाइम है मेरे दोस्तों, 1925 के बाद स्टार्ट हो गया। यानी 26, 27, 28,
1929 का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर किस प्रकार से पूरा का पूरा जो विश्व था, वो पूरा का पूरा विश्व मेरे साथियों लगातार संकट में घिरता जा रहा था। समझ में आ रहा है? यानी यहीं से हिटलर जो है वो एक महान शासक के रूप में उभरेगा अपनी जर्मनी की जनता के बीच में। अब यहां पे क्या हुआ कि जर्मनी की जनता के सामने कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब हिटलर के अलावा। हिटलर ने क्या किया, फिर से चुनाव लड़ा, और जब जर्मनी के अंदर 1932 में चुनाव हुआ, 1932 में जब चुनाव हुआ तो हिटलर को 1932 में 37% वोट मिले मेरे साथियों। प्यारे बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है, मैं आपको इसलिए दो ध्रुवीयता के अंत में ये बातें बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से दो ध्रुव बने, दो गुट बने। तो 1932 के अंदर जब हिटलर यहां का शासक बनता है, तो ये देखो हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था। आपको ध्यान में रखना है, ये जो हिटलर है बहुत अच्छा वक्ता है। वक्ता का मतलब होता है बोलना, स्पीच ऐसा देता था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जोश पैदा कर देता था। इसके जो शब्द थे, उन शब्दों से ये आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करता था। और ये क्या कहता था अपनी जनता को कि हमें एक राष्ट्र बनाना है जो शक्तिशाली होना चाहिए। ये कहता था कि वर्साई की संधि के अंदर, वर्साई की संधि के अंदर जो हमारा अपमान किया गया है या हमारे साथ में नाइंसाफी की गई है, उसका मैं बदला लूंगा। ये अपनी जनता को कहता था कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे दूंगा। ये अपनी जनता को कहता था कि मैं युवाओं का जो भविष्य है उसको क्या करूंगा, सुरक्षित करूंगा। और इसके जितने भी, अच्छा इसकी पार्टी का नाम है नात्सी पार्टी। ये जितने भी नात्सी पार्टी के जितने भी समर्थक थे, ये जनता के बीच में जा जाके सभाएं करते थे और तालियां बजाते थे। यानी एकदम से जबरदस्त माहौल बनाने का इन्होंने क्या किया, काम किया। और हिटलर जो है 1932 के चुनाव में 37% वोट के साथ वहां का क्या बन गया मेरे साथियों, शासक बन गया। अब जब ये वहां का शासक बन जाता है, जनता की उम्मीदों को ऐसा देख रहा था जनता कि भाई ये ही हिटलर है जो हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा, हमारे कामों को पूरा करेगा, हमारी मांग को पूरा करेगा। अब जब यहां पे हिटलर का आगमन हो जाता है और हिटलर जब एक शक्तिशाली शासक बन जाता है, तो उसने एक काम करना स्टार्ट किया और ये कहा कि भाई साहब हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो हिटलर ने अपने साम्राज्यवादी सिद्धांत को शुरू कर दिया और उसने सबसे पहला जो काम किया हिटलर ने, 60, हिटलर जब आता है उसने सबसे पहला काम किया 60 लाख यहूदी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया मेरे साथियों। किसने उतारा? हिटलर ने उतारा। अब हिटलर ने इन यहूदी लोगों को क्यों उतारा? क्योंकि हिटलर ने क्या कहा कि हम प्रथम विश्व युद्ध हारते नहीं, क्योंकि इन यहूदी लोगों ने हमारी सेना को जो हथियार दिए, क्योंकि यहूदी लोग बिजनेसमैन थे, यहूदी लोग अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम थे, इनके पास में पैसा था, इनके पास में संसाधन थे। तो हिटलर ने आपकी अपनी जनता को यह कहा कि इन यहूदी लोगों की वजह से हम हारे हैं, अगर इन्होंने हमें युद्ध के दौरान अच्छे हथियार दिए होते तो हम युद्ध जीत जाते। ये हिटलर कहता है और 60 लाख लोगों को क्या कर लेता है, एकदम से मौत के घाट उतार देता है। और इनको मारा कैसे जाता था? एक कमरे में इनको बंद कर दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और दम घुटने की वजह से
इनकी मौत हो जाती थी। इतना ही नहीं, हिटलर ने जब पोलैंड पे आक्रमण करने की योजना बनाई, अब देखो हिटलर जो है सितंबर 1939 में पोलैंड पे आक्रमण करने की क्या बना रहा है, योजना बना रहा है। योजना बना रहा है तो जर्मनी का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। आप ये कहोगे कि ये कार्ल मार्क्स कहां से आ गया भाई? तो कार्ल मार्क्स के बारे में मैं ये बता दूं, ये पूंजीवाद का विरोधी था। पूंजीवाद का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, यानी ये प्राइवेट सेक्टर का समर्थन नहीं करता था। तो हिटलर जो है वो साम्यवादी शासन व्यवस्था को भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता था, लेकिन ये जो ब्रिटेन और ये जो अपने महत्वपूर्ण जो दो देश हैं, एक फ्रांस से, ये जो ब्रिटेन ब्रिटेन और एक आपका ये जो फ्रांस है, ये जो दो महत्वपूर्ण देश हैं, इन देशों के अंदर पूंजीवाद सबसे ज्यादा है। तो ब्रिटेन और फ्रांस बिल्कुल भी नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो हिटलर है जिस तरह से हमला कर रहा है, ये आने वाले टाइम में किसके ऊपर हमला करेगा, सोवियत संघ के ऊपर हमला करेगा, जिसको आज आप प्रेजेंट टाइम में रसिया के रूप में जानते हैं। इनके ऊपर हमला करेगा और उस टाइम पे साम्यवादी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक था तो उसका नाम है सोवियत संघ। साम्यवादी शासन व्यवस्था का मतलब ये हो गया, ज्यादातर काम क्या होना चाहिए, सरकार का। ज्यादातर काम किसका होना चाहिए, सरकार का काम होना चाहिए। अब मेरे साथियों, सितंबर 1939 में जब पोलैंड पे आक्रमण करने की योजना हिटलर बनाता है, तो हिटलर ने इस सोवियत संघ के साथ में दोस्ती कर ली। मेरे साथियों, सोवियत संघ के साथ में जैसे ही दोस्ती की तो ब्रिटेन और ये जो फ्रांस है, ब्रिटेन और फ्रांस को ऐसा लगा कि भाई साहब अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो हमारा आना इस युद्ध में जरूरी हो गया, क्योंकि हिटलर जो है अगर सोवियत संघ के साथ में मिल गया तो भाई साहब ये हमें नहीं छोड़ेगा। साम्यवादी शासन व्यवस्था के तहत मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, 1917 में जब रूस के अंदर रूस की क्रांति हुई, उस क्रांति के दौरान मेरे साथियों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी पूंजीपति लोग थे, जितने भी सामंत वर्ग के लोग थे, जितने भी अमीर लोग हुआ करते थे, उन सब की जमीनों को छीन छीन के गरीब लोगों में और किसानों में बांट दी गई थी। बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, उन सब को गरीब लोगों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। बैंकों को, जो प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बैंक बना दिया गया था, और जो सरकारी उद्योग नहीं थे और प्राइवेट उद्योग थे उनको भी सरकारी उद्योग में कन्वर्ट कर दिया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि साम्यवाद जो है वो एक तरह से पूंजीवादी लोगों के लिए खतरे की घंटी था। ब्रिटेन और फ्रांस ऐसा सोच रहे थे कि जर्मनी जो है वो इनके ऊपर जब कब्जा कर लेगा तो उसका पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो जर्मनी के पास में आ जाएगा और साम्यवादी शासन व्यवस्था का विस्तार नहीं होगा। लेकिन 1 सितंबर 1939 को जब हिटलर पोलैंड पे आक्रमण करने की योजना बनाता है तो सोवियत संघ जो है इसके साथ में दोस्ती कर ली, और जैसे ही दोस्ती की तो मेरे साथियों यहां पे ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध में कूद गए। अब यहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ध्यान रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो रही है 1 सितंबर 1939 में। 1 सितंबर 1939 में इसलिए हो रही है क्योंकि हिटलर ने किसके ऊपर आक्रमण किया, पोलैंड के ऊपर। अब हिटलर जो है वो इस साइड में आ गया मेरे साथियों, तो जर्मनी यहां पे प्रमुख रूप से देश, यहां पे एक देश और है जिसका नाम है इटली। एक देश और क्या है, इटली। अब ये इटली क्यों आया, इस चीज को आप समझिए।
मैंने थोड़ी देर पहले आपको वर्साई की संधि बताई थी। उस वर्साई की संधि के दौरान आपने एक चीज देखा होगा, यहां पे देखिए मेरे साथियों, ये देखिए, ये वर्साई की संधि हुई। इस वर्साई की संधि के दौरान हिटलर जो है, हिटलर जो ये जो सॉरी हिटलर नहीं, जो इटली है ये वाला, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के अंदर ये देश नहीं था उसमें शामिल। इटली को ये बात कह के शामिल किया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम जब जीतेंगे तो हमारे को जितना भी एरिया मिलेगा, जितना भी धन मिलेगा, उसको बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। जब इटली में ये बात इटली ने वर्साई की संधि में कही कि भाई साहब हमें अपना हिस्सा दो, तो इटली को 1% भी चीजें नहीं मिली। तो इटली के लिए कहा जाता है कि इटली प्रथम विश्व युद्ध, इटली प्रथम विश्व युद्ध को जीत कर भी हार गया, जीत कर भी हार गया। इसका मतलब ये हुआ इटली को यहां पर कुछ भी नहीं मिला मेरे साथियों, 1 रुपया भी इटली को नहीं मिला। इटली जीत गया, इटली ने अपनी सेना भेजी, इटली ने अपने संसाधन लगाए, लेकिन जब युद्ध हुआ, युद्ध में जब जीत मिली तो इटली को कुछ भी नहीं दिया। वर्साई की संधि में उसको खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इटली के अंदर भी इसी प्रकार की भावनाएं पैदा हो रही थी, और इटली की जनता जो है उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति आ चुका था, और उस व्यक्ति का नाम था मुसोलिनी। उसका नाम क्या है भाई? मुसोलिनी। ये मुसोलिनी भी इटली की जनता को ये कह रहा था कि आप एक बार मुझे राजा बनाओ, वर्साई की संधि के दौरान जो हमारा अपमान हुआ है उस अपमान का हम क्या लेंगे? बदला लेंगे। ये बात कौन कहते हैं? इटली का शासक मुसोलिनी कहता है। जर्मनी का शासक हिटलर जो है वो इटली के शासक को कहता है, मुसोलिनी को, कि भाई साहब अब बदला ले लेते हैं, अब मौका है, अब आप हमारे साथ में आ जाओ। यानी ये फांसीवाद का सबसे खतरनाक और प्रबल व्यक्ति था मुसोलिनी। ये भी साथ में आ जाता है। एक देश साथ में आ गया जिसका नाम है जापान। एक देश कौन साथ में आ गया? जिसका नाम है जापान।